कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर देवा सर क्लासेस चैनल पर केमिस्ट्री का वन शॉट सीरीज स्टार्ट किया गया है। ठीक है, मतलब कि केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर को एक एक वीडियो करके पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो रसायन बलगीति आपका जो चैप्टर है इसको पूरा हम एक बार में ही खत्म कर देंगे। ठीक है, और इसके पहले जितने भी चैप्टर थे, विलयन था, वैद्युत रसायन था, इनको भी हम वन शॉट में देख चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, इससे आसान आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, इतना मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, और एक बात और, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो कराएंगे, और जो जो आपके सिलेबस में है वो सभी के सभी कराएंगे, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, और यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पहले इस चैप्टर को आप समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक अभिक्रिया का वेग या दर। ठीक है, इसे आप अभिक्रिया का वेग भी कह सकते हैं या अभिक्रिया का दर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, चलिए पहले इसको परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत छोटा चैप्टर है, तो बहुत कम समय में इसको हम लपेटे में ले लेंगे। लास्ट तक बने रहिए, धैर्य बना के रहिए। ठीक है, एकांक समय में अभिकारक क्या होता है। देखिए, जब आप किसी भी पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस पदार्थ को निर्माण करने के लिए आप जिस जिस पदार्थ को लेते हैं वो अभिकारक कहलाता है। जैसे एग्जांपल में आप मानिए कि आप शरबत बना रहे हो, तो शरबत बनाने के लिए आप चीनी पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो चीनी पानी है वो हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। ठीक है, या उत्पाद। अब उत्पाद क्या होता है, जो आप नया पदार्थ को बनाए हो वह क्या हो जाएगा, उत्पाद। अब आपने चीनी पानी मिला के शरबत बना दिया, तो भैया जो शरबत बना है वो क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। अभिकारक और उत्पाद क्लियर है। चलिए, एकांक समय में अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता यानी कि भार, ठीक है, में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। क्लियर है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक जो हैं या जो उत्पाद हैं उनकी सांद्रता में, उनकी भार में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम अभिक्रिया का वेग कहेंगे या अभिक्रिया का दर कहेंगे। क्लियर है, एक एग्जांपल से समझ लीजिएगा। जैसे मैं यहां पर आपका एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मैं आपको एक सेव दिया जो कि 50 ग्राम का है और आपने उसे 2 सेकंड में खा लिया, पूरा खत्म कर दिया, तो भैया आपने जो ये खत्म किया है जो सेकंड में, ये क्या भैया, तो ये आपने अभिक्रिया का वेग किया। इसको समझेंगे, पहले इसका सूत्र जान लें। देखिए, अभिक्रिया का दर का सूत्र क्या होता है, सांद्र में परिवर्तन। इसे हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा, और ये बड़ा कोष्ठक दर्शाता है सांद्रता। ठीक है, ये डेल्टा दर्शाता है परिवर्तन को, इसलिए सांद्र में परिवर्तन। ठीक है, समय को डेल्टा टी से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है। अब देखिए, ये एग्जांपल जो था ये इसके लिए था। अब देखिए, आपको मैंने 50 ग्राम का सेव दिया, आपने 2 सेकंड में क्या किया, खत्म कर दिया। आपको मैं 50 ग्राम का सेव दिया था और आपने कम कर दिया, यानी कि परिवर्तन किस में हुआ है, भार में हुआ। पहले 50 ग्राम था, अब 1 भी ग्राम नहीं है, यानी कि भार में परिवर्तन हुआ, इसलिए भार में परिवर्तन हुआ, इसलिए डेल्टा परिवर्तन के लिए, बड़ा कोष्ठक सांद्र के लिए कितना सांद्र में परिवर्तन हुआ, तो 50 ग्राम में, तो 50 और बटे डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी यहां पर देखिए, तो डेल्टा टी कितना था भैया, 200 सेकेंड। कितना है, 200 सेकेंड। डेल्टा से डेल्टा कट जाएगा, 50 बटे 200। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 20 कैंसिल, कितने बार में, 1/4 बार। तो जो अभिक्रिया का दर आया वो 1/4 आया। क्लियर है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलिए, हमने अभिक्रिया का दर या वेग पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का वेग, और ये भी इंपॉर्टेंट है, मेन बात तो यहीं से खेल शुरू होगा। ठीक है, देखिए, अब रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहने का मतलब क्या है, यहां पर हम सीखेंगे क्या कि किसी भी अभिक्रिया को हम उसके अभिक्रिया का वेग में कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए हमारे एक अभिक्रिया है, आर का यहां पर अभिकारक है, पी क्या है, उत्पाद है, इसका हम अभिक्रिया का दर कैसे लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम लिखेंगे डेल्टा, क्योंकि डेल्टा दर्शाता है परिवर्तन को, और अभिक्रिया वेग में जो होता है वो परिवर्तन ही होता है। फिर सांद्र लिखेंगे, सांद्र का बड़ा कोष्ठक होता है, किस में हो रहा है, आर में हो रहा है, आर लिख देंगे, बटे डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी लिख देंगे। बराबर करेंगे, तीर का निशान नहीं देंगे। ठीक है, फिर हम डेल्टा लिखेंगे, फिर हम सांद्रता लिखेंगे, सांद्रता क्या लगाएंगे। अब किस में परिवर्तन हो रहा है, उत्पाद में, उत्पाद क्या है, पी है, बटे में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। यही तो हुआ दर्शाना।
अब जैसे एग्जांपल में यहाँ पर मैंने लिया है नीचे, ठीक है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, जो अभिकारक होता है वो हमेशा माइनस में होता है, उत्पाद हमेशा प्लस में होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसी को एग्जाम्पल समझिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है, नई चीज है तो आपको थोड़ा दिक्कत देगी, लेकिन अभी इस एग्जाम्पल का थ्रू एकदम क्लियर हो जाएगा। ए और प्लस बी ये क्या है, अभिकारक है। जो तीर के इधर होते हैं ना वो अभिकारक होते हैं, तीर के उधर वाले उत्पाद होते हैं, तो ये क्या है, अभिकारक। इनको हम कैसे दर्शाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले एक मिनट, पहले यहाँ पर हम डेल्टा लिख देंगे, डेल्टा लिख दिया हमने, फिर हम संदर्ता का चिन्ह दे देंगे, क्या है, बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब किसमें परिवर्तन हो रहा है, ए में हो रहा है, तो ए अब यहां पर दे देंगे। देखिए एक हाथ से लिख रहा हूं ना, थोड़ा राइटिंग नहीं बैठ पा रहा है, एक हाथ में मैक लिया है, फिर डेल्टा यहां पर टी कर देंगे, फिर बराबर। अब प्लस का चिन्ह नहीं देंगे, बराबर देंगे, याद रखिएगा। फिर यहां पर प्लस में होगा क्योंकि अभिकारक है, फिर प्लस में, फिर डेल्टा, ठीक है। एकदम वही सूत्र पर बस लगा रहे हैं, बस यहां पर बी ए कर दे रहे हैं, बी हो जाएगा और प्लस में डेल्टा टी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए जल्द ही मैक का इस्तेमाल हम मैक हाथ से हटाएंगे, उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, घर में काम चले इसीलिए। अब देखिए उत्पाद का हम दर्शाते हैं, तो माइनस में डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, फिर आप लोग डी का दर्शा दीजिएगा इसी प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखते हैं, ठीक है। ये वेग लिखने का तरीका है। क्लियर है। चलिए अभिकारक को हमेशा प्लस में लिखते हैं, उत्पाद को हमेशा माइनस में लिखते हैं, याद रखिएगा। चलिए जो हमारा आगे का टॉपिक है उसमें हम लोग देख लेते हैं। अब हम समझेंगे वेग का नियम, या वेग नियम आप कह सकते हैं, बहुत आसान सा नियम है। देखिए इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की दर यानी कि वेग उसके अभिकारक की संदर्ता के समानुपाती होता है। क्लियर है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। मैंने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया है, देखिए a+2b, यहां पर c+2d, ठीक है। अब ये कह रहा है ये नियम कि जो भैया अभिक्रिया का दर है, यानी कि जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है वो समानुपाती है, समानुपाती है किसका, अभिकारक की संदर्ता का। तो अभिकारक क्या है भैया, संदर्ता को हम ये बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, तो संदर्ता लिख दिया, यहां पर ए लिख दिया, संदर्ता बी लिख दिया, ठीक है। अभिकारक है, यहां पर उत्पाद का कोई काम ही नहीं है, वेग नियम कहता है भैया उत्पाद तुम जाओ, ठीक है। हम बस बोलेंगे कि इस पूरी अभिक्रिया का जो वेग है इसके अभिकारक के संदर्ता का गुणनफल होता है। अब हमने 1 और 2 कहां से लगाया, ये देखिए नोट में लिखा है सांद्र पर अभिकारकों की मोल घात के रूप में होता है, यानी कि जो आपका अभिकारक है उसकी जितनी भी मोल होंगी वो उसके घात में लग जाएंगे। जैसे ए के आगे 1 मोल है तो 1 लग गया, बी के आगे 2 मोल है तो 2 लग गया। क्लियर है, यही होता है। और ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो अभिक्रिया का दर बराबर की आ जाएगा। ये क्या है, समानुपाती स्थिरांक है के, और ये आपका आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसकी कोटि भी ज्ञात करते हैं। कैसे कोटि ज्ञात करेंगे वो बात की बात है, पहले हम पढ़ लेते हैं कि आखिर कोटि होता क्या है, अभिक्रिया की कोटि होता क्या है, पहले उसे हम पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए वेग नियम के द्वारा अभिक्रिया के वेग समीकरण में ये जो है ये क्या हमारा, ये वेग समीकरण है, ठीक है। तो वेग समीकरण में अभिकारकों की संदर्ताओं के घातों को जोड़ने पर अभिक्रिया की कोटि प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा वेग समीकरण है, ठीक है। ये दोनों अभिकारकों के क्या है भैया, घात हैं, ये सांद्र की घात है, हम इन दोनों को जोड़ देंगे हमारा कोटि प्राप्त हो जाएगा। बस इतना आसान था। तो भैया इस अभिक्रिया की कोटि हम प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यहां पर अभिकारक का क्या है, घात पहले 1 है, 1 2 है तो 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो कोटि कितना आ गया इस अभिक्रिया का, 3। चलिए और एक नोट है उसे भी देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा। कोटि का मान 0, ऋणात्मक व 3 से अधिक हो सकता है, ठीक है। अगर मान जाइए कि अगर क्वेश्चन कहता है कि शून्य की कोटि कह सकता है कि कोटि का मान 0 हो सकता है या नहीं, ऑप्शन आएगा हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, या दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सॉरी कहां क्लिक करेंगे, हाँ हो सकता है, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता। अभी हमने क्या पढ़ा, अभिक्रिया की कोटि। तो देखिए ये क्या होता है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को, हमने आपको पहले ही बता दिया कि अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारकों के अणुओं की संख्या को आणविक कहते हैं, आणविकता कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमारा अभिक्रिया है 2a+1b
और ये उत्पाद है C+D। तो इसके अणु कौन कौन से हैं? देखिए ए का अणु 2 है, बी का अणु 1 है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 1 + 3 क्या आ जाएगा? ये आणविकता आ गया। क्लियर है? एकदम कोटि जैसा। कोटि में क्या था? सांद्र की घात जोड़ रहे थे, यहां पर हम अभिकारक का क्या जोड़ रहे हैं? अणु जोड़ रहे हैं। क्लियर है? चलिए नोट यहां पर भी है, आणविकता का मान 0, ऋणात्मक व 3 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, कोटि का मान 0 भी हो सकता है, लेकिन आणविकता का मान नहीं हो सकता है। कोटि का मान 3 से अधिक हो सकता है, लेकिन इसका मान 3 से अधिक नहीं हो सकता है। क्लियर है? चलिए, तो अब हमने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ लिए, अब हमें इससे भी अच्छा टॉपिक पढ़ना है, अभिक्रिया कोटि के प्रकार। ठीक है, अभिक्रिया की जो कोटि है उसके हम अब प्रकार पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। तो देखिए, अभिक्रिया की कोटि तो बहुत प्रकार के होते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बस 2 ही हैं, एक है शून्य कोटि की अभिक्रिया और एक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और यही आपके पूरे चैप्टर में पढ़ना है। अब इसके आगे बहुत कम 3-4 और टॉपिक बचेंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मेरे जैसे ये चैप्टर तो भैया आधे घंटा में समाप्त हो जाएगा। देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है? वे अभिक्रिया जिनके वेग समीकरण अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था वेग नियम से। ठीक है, तो वे अभिक्रिया जिनके वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों का योग 0 होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसका कहने का मतलब है सीधा साधी, यदि कोई अभिक्रिया की अगर हम कोटि निकालना है और वो कोटि 0 आ जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, और एक बात और, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है क्योंकि आते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव रूप में आएंगे। ये दे देगा, बोलेगा बताइए किस कोटि की अभिक्रिया है? ऑप्शन आएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एकदम ध्यान से। H2 + Cl2 ये जो है H न्यू है, इसका मतलब होता है सूर्य के प्रकाश में H न्यू बराबर में 2HCl। ठीक है, देखिए जब भी किसी अभिक्रिया में H न्यू लगा दिखे या डेल्टा लगा दिखे, इन दोनों का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, इसका मतलब होता है गर्म करना। या ये ना देखकर दोनों सूर्य का प्रकाश दिखे, ये 3 चीज दिखे, H न्यू दिखे, ये दिखे या सूर्य का प्रकाश दिखे, तो आपको समझ जाना है कि वो जो अभिक्रिया है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ये जो मैंने बात अभी बोली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि आपने अभी नहीं समझा तो एक बार तनी सा वीडियो पीछे करके देख लीजिए एक बार और। ठीक है, तो भैया ये दोनों अभिक्रिया क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें H म्यू है और इसमें आपका गर्म किया जा रहा है, डेल्टा का सीन है। ठीक है, चलिए इसका कोटि क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए जो हमारा इसका सूत्र है शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो सूत्र है उनको भी देख लेते हैं। और देखिए ये जो शून्य कोटि की ये जो सूत्र हैं ये इतना इंपॉर्टेंट है भैया कि आपके एग्जाम में ये आए या ना आए, आपसे इसमें एक ना एक न्यूमेरिकल तो देखने के लिए मिलेगा। 100% गारंटी है मेरी, 100% कि आपको प्रथम कोटि की सूत्र से या शून्य कोटि की अभिक्रिया के सूत्र से एक न्यूमेरिकल जरूर देखने के मिलेगा। और भैया छोटे मोटे नंबर में नहीं, एकदम लॉन्ग नंबर में, एकदम बढ़िया नंबर देके जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया से इसको तैयार करिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको अब मैं डेरिवेशन नहीं कराया हूं, मतलब ये सूत्र कैसे आया ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री में कोई भी डेरिवेशन नहीं आता है, सूत्र का निगमन करने के लिए नहीं पूछता है। ठीक है, नहीं आज तक कभी पूछा है और ना ही कभी पूछेगा। ठीक है, तो देखिए K बराबर शून्य कोटि की अभिक्रिया का सूत्र है K बराबर R, ये जो है R0 - R/T। ठीक है, तो भैया देखिए यहां पर जो K है वो वेग स्थिरांक है, यहां पर R जो नॉट है ये प्रारंभिक वेग है, और यहां पर R है यह अंतिम सांद्रता है। ठीक है, अंतिम सांद्रता मान सकते हैं या अंतिम वेग भी मान सकते हैं, T जो है वो समय है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका सूत्र है। अब आपको जो न्यूमेरिकल देगा उसमें इन सबका मान दिया रहता है, पूछेगा कि वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। चलिए अब हम शून्य कोटि की अर्ध आयोग के लिए हम सूत्र देखते हैं। अब बोलेगा न्यूमेरिकल दे देता है, उसमें पूछता है कि अर्ध आयोग के लिए अर्ध आयोग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो K बराबर R0/2T½ है, इसको क्या बोलते हैं? T½ T1/2। ठीक है, तो ये आपका अर्धायु का सूत्र है, इसे भी तैयार कर लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और इसको भी आपको तैयार कर ही लेना है। ठीक है, वे अभिक्रिया जिनके वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रताओं की घातों का योग 1 होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है।
टोटल मिला की बात करें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे अभिक्रिया जिनके अगर हम कोटि निकालें और वो एक आ जा रही हैं तो क्या कहलाएंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएंगे। नाम से ही मालूम चल रहा है प्रथम यानी कि एक कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, चलिए तो भैया यहां पर इसका सूत्र देख लीजिए। इसका सूत्र दोनों का इंपॉर्टेंट सूत्र है, K बराबर 2.303 बटे T log 10 R नॉट बटे R। ठीक है, R नॉट क्या है? प्रारंभिक वेग है और R क्या है? अंतिम वेग है। क्लियर है? चलिए इसका आर्धधायु सूत्र देख लीजिए। देखिए दोनों का आर्धधायु सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे नोमेरिकल आता ही आता है। K बराबर 0.693 बटे T हाफ, इसका क्या बोलते हैं? T हाफ। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया समझ में आया कि नहीं? कमेंट करके बताना है। चलिए अब जो हमारा छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ चुके हैं। अब समझिए कि आपका आधा चैप्टर खत्म। इतना आसान चैप्टर है ये। आसान चैप्टर इसलिए आपको लग रहा है ना, और छोटा चैप्टर इसलिए लगा इसमें बहुत सारे टॉपिक कट भी चुके हैं। ठीक है, और प्लस में यहां पर क्या है ना कि हमने आपको सूत्र का निगमन नहीं कराया। सूत्र का निगमन कराते हैं ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और भैया क्यों निगमन हम करें जब एग्जाम में आएगा ही नहीं तो? ठीक है, तो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया थोड़ा समझ लेते हैं। ये भी काफी आसान है। वे अभिक्रिया जिनकी कोटि का मान, वे अभिक्रिया जिनकी कोटि का मान 2 संभव लगता है लेकिन वास्तविक रूप में कोटि का मान 1 होता है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिनको देखने में लगता है कि हाँ भैया ये 2 कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन जब आप उनको वास्तविक रूप में निकालेंगे ना तो भैया वो 1 कोटि निकलती है और उसे ही हम क्या कहते हैं? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही आते हैं, तो इनको तैयार कर लीजिए। देखिए यहां पर है CH3COO C2H5 प्लस H2O, यहां पर हाइड्रोजन है, मतलब कि फिर यहां पर देख लीजिए क्या बन रहा है, ये देख लीजिए, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया को हम पहचानेंगे कैसे। तो यहां पर मेन बात यही है कि यहां पर जो होता है ये H प्लस होता है। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए C6H12O6 ये किसका सूत्र है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अभिक्रिया वेग की ताप पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता आप कह सकते हैं। यानी कि अगर हम मानिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसका ताप अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा ये बात कर दी है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 सेल्सियस ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग दुगुनी वृद्धि होती है। ठीक है, समझ गए? इसमें समझाने लग कुछ भी नहीं है। चलिए आगे देख लिया जाए। हमारा जो आगे है, आगे क्या है? अरेनियम समीकरण, या इसे कुछ लोग कहते हैं आरेनियस समीकरण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मानिए और इसे आप लोग नोट करके ही रखिए। ठीक है, चलिए देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया के वेग की ताप पर, अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता को गणितीय रूप में दर्शाने के लिए आरेनियम समीकरण कहते हैं या आरेनियस समीकरण कहते हैं। रूप में दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका सूत्र होता है log K बराबर log A माइनस EA बटे 2.303 RT। ठीक है, मान देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। K जो है यहां पर दिख रहा है वेग स्थिरांक है, यहां पर जो A दिख रहा है वो आरेनियम समीकरण है, और जो यहां पर आपका ये माइनस E दिख रहा है वो सक्रियण ऊर्जा है। अभी सक्रियण ऊर्जा के हम बारे में पढ़ेंगे। जो R दिख रहा है वो है 8.314, इसका मान होता है। ठीक है, और यहां पर इसका मात्रक है, R का मात्रक है जूल माइनस केल्विन प्रति मोल। ठीक है, T जो है वो टेम्परेचर है, ताप है। ठीक है, केल्विन भी ले सकते हैं, सेल्सियस भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। चलिए तो हमने अभी क्या पढ़ा? आर्नियम समीकरण या बोल सकते हैं आर्नियस समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रख के चलना है, तैयार अभी कर लेना है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप बताइएगा कि हम फिजिक्स का जो फिजिक्स है उसका हम लोग कब से स्टार्ट करें? वन शॉट। केमिस्ट्री का तो चल ही रहा है। अब आप जब से कमेंट करेंगे ना डेट बताइएगा, डायरेक्ट डेट कि हाँ सर इस तारीख से स्टार्ट कीजिए, तो हम उस तारीख से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संघटन सिद्धांत। संघटन मतलब होता क्या है? टकराना, टकराने। ठीक है, कह सकते हैं। चलिए भैया तुम हटो यार। ठीक है, चलिए अब तो दिवाली आ रही है तो ये सब खत्म हो ही जाएंगे मेरे अंदाज से। ठीक है, चलिए इस सिद्धांत के अनुसार किसी अभिकारकों के कणों के बीच टकराने के फलस्वरूप उत्पाद प्राप्त होता है, और यही संघटन सिद्धांत कहता है। यह कहता है भैया कि कोई अभिकारक के जो कण होते हैं
यदि वो कण आपस में जब टकराते हैं तभी उत्पाद बनता है। तो भैया बात सही है, और इसे ये जो सिद्धांत है इसी को क्या कहते हैं, संघटन सिद्धांत। इसका नाम संघटन सिद्धांत क्यों पड़ा? संघटन मतलब होता है टकराना, और जब कण टकरा रहे हैं तभी उत्पाद बन रहा है, इसलिए इसे हम संघटन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो चालू है। आज तो आप लोगों का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल ही गया होगा, उसको तैयार कर लीजिए। जैसे जैसे हमारा आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता जाएगा। टॉप 10 सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, टॉप 100 भी सीरीज स्टार्ट करेंगे। एक वीडियो के अंदर 100 क्वेश्चन आपको लेके चलेंगे इंपॉर्टेंट, तो बहुत जल्द होने वाली है। जैसे वन शॉट खत्म होगी वो चालू हो जाएगी। प्रभावी संघटन ये बहुत आसान है, वे संघटन जिनसे उत्पाद बनते हैं प्रभावी संघटन कहलाते हैं। ठीक है, बस ये क्यों ये टॉपिक है जानते हैं, इसको दूसरे नाम से पूछ देता है। बताइए प्रभावी संघटन से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं, पहले इसको लिखिएगा फिर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपसे बताया था ना, जब अभी हम पढ़ रहे थे और नियम समीकरण, तो उसमें आपसे बोला था सक्रियण ऊर्जा के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे सक्रियण ऊर्जा। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। वे ऊर्जा जो सक्रिय संकुलन बनाने में सहायक हैं सक्रियण ऊर्जा कहलाती हैं। अब ये सक्रिय संकुलन होते क्या है? ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर तो ध्यान से समझिएगा। हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं, हम जब 10वीं में पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, अभिकारक से डायरेक्ट उत्पाद बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभिकारक से पहले एक यौगिक बनता है। ठीक है, उस यौगिक क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती यौगिक, और उस यौगिक के बाद उत्पाद बनता है। यानी कि अभिकारक से डायरेक्ट उत्पाद नहीं बनता है, पहले अभिकारक से पहले एक यौगिक बनता है, फिर उसके बाद उत्पाद बनता है। और उस यौगिक को क्या कहते हैं, सक्रिय संकुल कहते हैं। अब सक्रिय संकुल बनाने में जो ऊर्जा सहायक देता है उसको क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? चलिए तो पढ़िए ऐसा कि दिमाग में लग जाए। चलिए अब पढ़ेंगे देहली ऊर्जा। बहुत छोटे छोटे आप टॉपिक बच्चे हैं, अब कहाँ बच्चे आपके चैप्टर। तो देहली ऊर्जा मेरे जैसे आधे घंटे का भी ये वीडियो नहीं होगा। ठीक है, देहली ऊर्जा अभिकारकों के कणों के बीच वह न्यूनतम ऊर्जा जो टकराने के लिए आवश्यक होती है देहली ऊर्जा कहलाती है। जो अगर मान लिया आप रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसके जो अभिकारक हैं उनको टकराने के लिए एक न्यूनतम एक सूक्ष्म ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब आप उस ऊर्जा को उसको दे देंगे तो टकरा जाएगा और उत्पाद का निर्माण कर देगा। तो भैया जो ऊर्जा आप दे रहे हैं जो न्यूनतम मात्रा में, उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब मैं एग्जाम दिया था उसमें भी आया था। मैं नाम से ही अरे ये क्या आ गया, ये मैंने उस टाइम नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए वे पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को बदल दें उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, अब उस अभिक्रिया में आप ऐसा कोई पदार्थ डाल दे रहे हैं जिससे उसकी अभिक्रिया तेज हो जा रही है या धीमे हो जा रही है। ठीक है, तो वो क्या है भैया, उत्प्रेरक पदार्थ कहलाएगा। याद रखिएगा, उत्प्रेरक का प्रभाव बोले तो ये लिखना है, और उत्प्रेरक का पदार्थ बोले तो लिखना है कि वे पदार्थ जिनको किसी अभिक्रिया में मिलाने पर उनकी गति में परिवर्तन आता है उसे उत्प्रेरक पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हाँ भैया आपका पूरा चैप्टर एंड हो चुका है। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ज्यादा, और सिलेबस चेंज होने के बाद तो इससे और छोटा बना दिया गया है। ठीक है, और थोड़ा सा ये चैप्टर आपको शुरुआत में डिफिकल्ट दिख रहा होगा, हार्ड दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे इसका प्रैक्टिस करेंगे आपको सब कुछ आसान में दिखने लगेगा। तो बताओ यार, आधा घंटे से भी कम समय में हमने आपको इस चैप्टर को अंत कर दिया। और भैया हम किसी भी चैप्टर को हम 1 घंटे तक नहीं ले जाते। आप मेरा कोई भी वन शॉट देख लेना, 1 घंटे से कम ही समय में उनको पढ़ाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि टॉपिक छोड़ के पढ़ाता हूँ, नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उनको तो पहले पढ़ा देता हूँ कि हाँ भैया ये पढ़ लो, यहीं से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, आप तैयारी कर सकते हैं। बार बार बोल रहा हूं, चैनल से जुड़िए, तैयारी कीजिए, बढ़िया मन से दिल से एकदम तैयारी कीजिए। यदि कोई दिक्कत है तो मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं, यहां पर आप फोन करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। 73 49 83 18 32। पहले बात कि मैं ये नंबर आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं कि आप मुझसे बात करें। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। कोई कोर्स हम नहीं बेच रहे हैं, कोई भी कोर्स के लिए आपको ये नंबर नहीं दे रहे हैं। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, देखिएगा। ठीक है, बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है भैया। तो भैया कोर्स ना ही खरीदिए किसी भी चैनल से तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि कोर्स है क्या, छोड़ो कोर्स के बारे में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें जाने का याद दीजिए। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है और कमेंट करके बताना ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।